Federal Open Market Committee decided to raise the target range for the federal funds rate by 1/4 percentage point, bringing it to 1/2 to 3/4%. अमेरिकी फेड ने दरें बढ़ाने का किया फैसला। ब्याज दरों में 1/4% की बढ़त। फेड चेयरपर्सन ने कहा 2017 में 3 बार बढ़ सकती है दरें। यूएस फेड के फैसले ने अमेरिकी बाजारों की तेजी पर लगाया ब्रेक। डाउ जोन्स करीब 125 पॉइंट टूटा। एशियाई बाजारों की भी कमजोर शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी भी नीचे। पोर्ट शेयरों में आज दिखेगी तेजी। कैबिनेट ने पोर्ट अथॉरिटी बिल को दी मंजूरी। नोटबंदी के मुद्दे पर संसद में गतिरोध थमने के आसार नहीं। राहुल गांधी ने बयान पर होगी नजर। कल है शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन। और फोर्ब्स की लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के 10 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल। रूस के राष्ट्रपति पुतिन पहले और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरे नंबर पर। उम्मीद के मुताबिक फेड ने ब्याज दरें बढ़ाई और 2017 में 3 बार ब्याज दरें बढ़ने की संभावनाएं जताई और इसके बाद दुनिया भर के बाजार कमजोरी का रुझान दिखाते हुए। तो भारतीय बाजार कमजोर तो खुलेंगे, लेकिन कितना कमजोर होंगे और उसके बाद आगे क्या हो आपकी रणनीति, इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब स्टूडियो में शामिल हो चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। और ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए फेड के एक्शन का क्या रिएक्शन हुआ भारतीय बाजारों पर और दुनिया भर के बाजारों पर। देखिए यूएस में ब्याज दरें 1/4% बढ़ी और 2017 में 3 बार बढ़ेंगी, ये संकेत दे दिए गए हैं। और उसके बाद यूएस में तेज गिरावट देखने को मिली। इवन एसजीएक्स निफ्टी भी यही संकेत दे रहा है कि 53 अंक नीचे आज शुरुआत हो सकती है। डॉलर इंडेक्स में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है और ये चिंता की बात है। जेनेट येलन ने क्या कहा, आइए पहले आपको सुना देते हैं उनका बयान और उसके बाद चर्चा करते हैं इस मुद्दे पर। Market Committee decided to raise the target range for the federal funds rate by 1/4 percentage point, bringing it to 1/2 to 3/4%. In doing so, my colleagues and I are recognizing the considerable progress the economy has made toward our dual objectives of maximum employment and price stability. Over the past year, 2.25 million net new jobs have been created. Unemployment has fallen further, and inflation has moved closer to our longer-run goal of 2%. All right, चलिए तो 3 बार बढ़ेंगी 2017 में ब्याज दरें। अपेक्षा थी 1 या 2 बार बढ़ेंगी, तो ये चीज मार्केट्स को थोड़ी सी पसंद नहीं आ रही है। ये बताइए, डॉलर इंडेक्स भी 102 के आसपास पहुंच गया, उसके पार निकल गया है। बजिंग मार्केट्स के लिए मुश्किल की बात है। 2-3 चीजें हैं जो बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। पहली बात तो क्या है, अमेरिकी फेड ने क्या किया और आगे क्या करने वाला है। 1/4% की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की, बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक। अब आगे की कमेंट्री जो उन्होंने कही वो कहा है कि भाई हम 2017 में 3 बार बढ़ा सकते हैं। 3 बार में कितनी बढ़ाएंगे ये देखने वाली बात होगी। अंदाजा इस वक्त 3 बार का है। हमारी उम्मीद क्या थी कि 2 बार तो मिनिमम वो बोलेंगी। 2 से 4 बार के बीच में लोगों का अंदाजा था कि 4 बार बोलेगी तो बहुत खराब है, 2 बार बोलेगी तो डिस्काउंटेड है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि 3 बार। तो अब ये मामला बीच का। तो अल्टीमेटली कल नेगेटिव क्या हुआ है अमेरिका में? नेगेटिव सिर्फ ये हुआ है कि 2 के बजाय 3 बार ब्याज दरें बढ़ने की संभावना है। अगर आपका व्यू नेगेटिव है तो, अगर आपका व्यू पॉजिटिव है तो आप ये कह सकते हैं कि 4 के बजाय 3 बार ही ब्याज दरें बढ़ने की संभावना है। ये भी कोई निश्चित नहीं है, हो सकता है 3 के बजाय 4 बार भी बढ़े, हो सकता है 3 के बजाय 2 या 1 बार भी बढ़े, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन 3 बार की जो कमेंट्री है वो थोड़ी सी नेगेटिव है। दूसरा नेगेटिव क्या है कि डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है। ये बेहद इंटरेस्टिंग और
क्या कह सकते हैं, जो ऐसे लेवल्स पर हैं जहां सावधानी की बहुत जरूरत है। 102, 102.50 ये डॉलर इंडेक्स का वो लेवल है जहां पर ये आकर अटकता है। तो अगर 2-3 दिन 102, 102.50 की रेंज पर टिक जाता है डॉलर इंडेक्स, तो फिर डॉलर में मजबूती और बढ़ने की आशंका, और वो सबसे ज्यादा भारी पड़ेगी, बजाय ये कि अमेरिका 2017 में 3 बार बढ़ाता है या 2 बार बढ़ाता है, 4 बार बढ़ाता है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात से पड़ेगा कि डॉलर इंडेक्स 102.50 के ऊपर निकलकर टिकता है। तो इस पर आपको नजर रखनी है। दूसरी बात, इस बीच अगर अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ रही, वैसे देखा जाए तो अमेरिकी इकोनॉमी ग्रोथ पर आ रही है, पॉजिटिव है, और अगर अमेरिका ग्रोथ पर आता है तो दुनिया भर के लिए भी ग्रोथ पर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो पॉजिटिव भी है। लेकिन जहां तक हमारे बाजारों पर असर का सवाल है, हम 2 संकेत लेंगे। पहला तो डॉलर इंडेक्स की मजबूती का, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। दूसरा क्रूड का, $55-56 के आसपास हम लगातार यही बात कर रहे थे पिछले हफ्ते भी कि $55-56 क्रूड के लिए भी वो मेक और ब्रेक वाले लेवल है। उसके ऊपर टिक गया तो $10 की तेजी बन सकती है, लेकिन वहीं से वो भी रुकता हुआ दिख रहा है, तो थोड़ा पॉजिटिव भी है। तो कुल मिलाकर अमेरिका में जो कुछ हुआ, आप ये कह सकते हैं कि 60% नेगेटिव है, 40%, 35% हमारे लिए पॉजिटिव है। तो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर ज्यादा है, पॉजिटिव साइड पर कम है। अल्टीमेटली आज और आगे के बाजार के डायरेक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ डॉलर इंडेक्स पर नजर रखिए। 102.50 के ऊपर डॉलर इंडेक्स टिक कर रह जाता है तो फिर तेजी की पोजीशन में नहीं रहना चाहिए। ये संकेत अमेरिका से साफ है। 14 साल के हाईस पर है ये वो डॉलर इंडेक्स, देखिए यही चिंता बढ़ा रहा है। 30-40 पॉइंट नीचे था सुबह 7 बजे के आसपास एसजीएक्स निफ्टी, और अब देखिए घंटे भर में किस तरह की गिरावट यहां पर देखने को मिली। 64-65 पॉइंट नीचे अब ये फिसल गया है। इन्हीं लेवल्स के आसपास शुरुआत होती है। तो अनिल ये बताइए क्या करना चाहिए, क्यों? क्योंकि 8100 नीचे में सब लोग मान रहे थे ये टूटना मुश्किल है, और ऊपर में 8300 जाना बहुत मुश्किल है। तो 8100 टेस्ट कर सकता है क्या आज? बिल्कुल कर सकता है। मतलब 2 चीजें हैं आज के लिए ट्रेड कैसे करना है, बहुत सिंपल है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। पहला तो ये कि 8150 अगर इसके नीचे खुल गए, जो कि कल हमारे 30 पॉइंट ही ऊपर थे, जिससे 8150 के नीचे खुलकर अगर आधा घंटा 15 मिनट रह गए तो फिर आपको तेजी की पोजीशन से एक बार निकल जाना है। उसमें कोई डबल माइंड होने की जरूरत ही नहीं, निकल ही जाइए एक बार। दूसरा, अब आज के लिए मैंने 2 लेवल हम निर्णायक तौर पर चुने। जनरली मैं एक ही लेवल लेता हूं निर्णायक पर, आज मैंने 2 क्यों लिए वो मैं बता दूं। पहला तो है 8100, दूसरा है 8200, और वो मैं वायदा कारोबार के डेटा में आपको बताऊंगा कि क्यों ये 2 लेवल्स आज निर्णायक तौर पर आ रहे हैं। तो 8100 मुझे लगता है कि होल्ड करने की कोशिश करना चाहिए, और ये तेजी करने वाले ट्रेडर्स की आखिरी उम्मीद होगी। अगर आप 8100 के नीचे फिसल गए और टिके तो फिर आपको 8000 आता हुआ आसानी से दिखेगा। पोजीशन तेजी करने वाले ट्रेडर्स की काफी तेजी से कम होगी, जो और दबाव बनाएगी। शॉर्ट सेलर्स के बजाय तेजी करने वाले ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस हिलेगा। तो 8150 इसके नीचे खुलते ही टिकते ही आप तेजी की पोजीशन से निकल जाए, 8100 को अगला सपोर्ट माने। तो ऐसे में ऊपरी स्तरों पर बाजार के लिए टिकना होगा मुश्किल, पोजीशन जितनी हल्की रखे ठीक है। और कल भी हम आपको यही कह रहे थे, परसों भी यही कह रहे थे कि 8300 पार नहीं करेगा, पोजीशन हल्की कर लें, खासतौर से तेजी करने वाले ट्रेडर्स, और वो सही साबित होता दिख रहा है। तो ऐसे में आज के लिए ट्रेड सिंपल है, 8200 के स्टॉप लॉस से निफ्टी को शॉर्ट करें, 8100 और 8075 ये 2 लेवल नीचे की तरफ है। बैंक निफ्टी 18150 अब भी अहम सपोर्ट है, और ऐसे में 18500 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना चाहिए। 18200, और बहुत दिनों बाद हेमंत ऐसा दिख रहा है जब मैं दोनों तरफ के ट्रेड नहीं दे रहा हूं, सिर्फ एक ही तरफ के दे रहा हूं। आज खरीदारी का मूड है नहीं, भले ही बाजार एक आध बार रिकवरी दे दे, नीचे से दे दे, लेकिन खरीदना नहीं है, उछाल में हल्का होना है। खरीदना इसलिए नहीं है कि मैं एक आध दिन देखना चाहता हूं डॉलर इंडेक्स और ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर क्या रहती है। बैंक्स, एनबीएफसी, मेटल, ऑयल एंड गैस, ये 4 सेक्टर्स चुने हैं मैंने कमजोरी की तरफ। ऑलराइट, चलिए तो ये सेक्टर्स कमजोर हो सकते हैं, और नजर रहेगी आज इमर्जिंग मार्केट्स के ऊपर भी। अब बाकी के दुनिया भर के इमर्जिंग मार्केट्स किस तरह से परफॉर्म करते हैं, खासतौर पर ब्राजील, रशिया में कितनी गिरावट आज देखने को मिलती है। बहरहाल जो ट्रेड चल रहा था ना अनिल, कि लॉन्ग डेवलप्ड मार्केट्स, शॉर्ट इमर्जिंग मार्केट्स, वो ट्रेड बिल्कुल सही बैठ रहा है। अब तक क्या तेजी हुई है यूएस में, और इमर्जिंग मार्केट्स कितने थक रहे हैं ये आप रोज देख रहे हैं, और आज फिर एक थकान वाली शुरुआत, कमजोर शुरुआत हो सकती है। तो ऐसे में वागले साहब क्या कर रहे हैं ये जानना चाहते हैं आप। चलिए ज्यादा देर नहीं आपको वेट कराएंगे, पूछते हैं सीधे उनसे। सर गुड मॉर्निंग, बताइए क्या करना चाहिए आज। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग सर। कल आधे घंटे में, लास्ट आधे घंटे में जो सेल ऑफ आया था वो एक संकेत था कि शायद ऊपर में सस्टेन नहीं हो रहा है। कल भी मैंने बोला था 8235 के ऊपर जाएगा तो ही निफ्टी में तेजी करनी चाहिए। आई थिंक वहीं से 5 पॉइंट से घुमा है। आज मैं 8130 के नीचे सेल करने की सलाह दे रहा हूं, जो मुझे लगता है खुलेगा ही, और 8130, 8150 ये रेंज होगा निफ्टी बेचने का। 8180 का स्टॉप लॉस होगा, और 8050 का टारगेट होगा। शायद 8000 तक टेस्ट करता है और कर सकता है, और 8000, 8200 ये क्लियरली निफ्टी की रेंज है।
बैंक निफ्टी की रेंज 18,150, 18,550। तो रेंज जो पहले थी वो शिफ्ट हो गई है नीचे की तरफ, ये आप कह रहे हैं 8,000, ये एक नया रेंज का लेवल नीचे में देखने को मिल रहा है। इस पर विस्तार से बात करेंगे कुछ ही देर में वागले साहब से, और उनके पिक्स भी जानेंगे। संदीप जैन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, माइकअप हो रहे हैं, उनसे भी पूछेंगे उनके पिक्स कौन से हैं। लेकिन FII ने भी देखिए डिसअपॉइंट ही किया है। पहले लग रहा था कि थोड़ा सा खरीदारी के मूड में आ रहे हैं, लेकिन फिर से बिकवाली के फिगर्स आते हुए चिंता वाले फिगर्स है ना। फिगर भी बड़े हैं, 632 करोड़ का आंकड़ा छोटा नहीं कल के बाजार को देखते हुए, और घरेलू फंड की खरीदारी 200 करोड़ की हुई है। 80 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स भी FII ने बेचे। स्टॉक फ्यूचर्स में जरूर थोड़ी खरीदारी 112 करोड़ की, लेकिन एक आंकड़ा बड़ी अहमियत वाला है हेमंत, और जिस पर शायद नजर लोगों की नहीं है, ऑप्शंस का। कल FII ने देखे 2000 करोड़ रुपए के ऑप्शन बेचे। ये इंटरेस्टिंग है, एक बड़ी इवेंट के पहले ऑप्शन बेचना। देखिए ऑप्शन बेचने में क्या है, आपकी कमाई आपको पता है फिक्स है, जितनी प्रीमियम पर आप ऑप्शन बेच रहे हैं आपकी मैक्सिमम कमाई उतनी है, लेकिन रिस्क अनलिमिटेड होती है, और वो भी कब होती है जब आप एक बड़ी इवेंट के पहले बेचते। तो जनरली होता क्या, बड़ी इवेंट के पहले ऑप्शन की प्रीमियम बढ़ जाती है। तो कोई ऑप्शन ट्रेडर ऑप्शन कब बेचेगा, जब वो सोचता है कि इस बड़ी इवेंट के बावजूद बाजार एक ट्रेडिंग रेंज से बाहर नहीं निकलेगा, तब तो मुझे ऑप्शन बेचकर पैसा कमाने में मजा है, नहीं तो मैं ऑप्शन नहीं बेचूंगा। तो इन आंकड़ों से जो कल FII ने ऑप्शन बेच के किए, उनसे एक संकेत मुझे बहुत अच्छा और साफ दिख रहा है, वो ये कि बाजार 8,000 से 8,300 की जो बड़ी रेंज है निफ्टी की, उससे बाहर निकलने को तैयार नहीं है। तो उसी रेंज में रहेगा, और उस रेंज में होगा क्या, जो ऑप्शन बायर्स है उनकी प्रीमियम की वैल्यू कम हो जाएगी, और FII जिन्होंने कल ऑप्शन बेचे वो कमाई करते हुए दिखेंगे। तो ऐसे में ये संकेत साफ है, और ये एक अच्छा संकेत कहा जा सकता है ऑप्शन मार्केट का जो दिख रहा है, वो ये कि भाई आप ट्रेडिंग रेंज में ही रहेंगे। भले ही फेड की मीटिंग से नेगेटिव संकेत हैं, बाजार गिर रहे हैं, लेकिन 8,000 तोड़ देंगे वो नहीं दिख रहा, ये एक अच्छा संकेत। लेकिन हाँ, एक दूसरा संकेत जो बेहद साफ है, ऊपरी स्तर पर बाजार टिकेगा नहीं। 8,250, 8,300 लक्ष्मण रेखा है, पार करना आसान नहीं है। कुछ बड़ा चाहिए, कुछ बहुत बड़ा चाहिए, जो हमारे पास इस वक्त है नहीं, इसलिए ऊपर के लेवल पर हल्के रहने में समझदारी है। अब तक तो लक्ष्मण रेखा थी, अब लगता है मुझे एवरेस्ट का पहाड़ हो गई है, क्योंकि इतनी अच्छी दिन भी देखिए पार नहीं हो रही थी, तो आज तो अब तो खैर बड़ी मुश्किल है 8,300 को लांघना। लेकिन कहां पर है बिकवाली के मौके, पूछते हैं बागले साहब से। सर गुड मॉर्निंग, बताइए कहां पर नजर है आपकी? हेमंत, पहले तो मैं अनिल जी ने जो कहा उस पर एक टिप्पणी कर दूं, वो ये है कि आई वाज सीरियसली वरीड 7930 अगर ब्रेक करता है तो एक नया बॉटम खुल जाता है, लेकिन जैसे अनिल जी मतलब हाँ, और फिर 7200 की हम बात कर सकते हैं, जो अनिल जी बोल रहे हैं जो डेटा में दिख नहीं रहा है अभी तो नहीं है। हाँ, सो वो एक पॉजिटिव, निगेटिव में पॉजिटिव में वो देख रहा हूँ। मैंने स्टॉक चुना है, पहला तो HCL टेक है। IT मुझे लगता है अगेंस्ट द मार्केट जा सकता है, जिस तरह से रूपी डॉलर मूवमेंट हो रहा है। मैं HCL टेक बाय करने की सलाह दूंगा। 807 का स्टॉप लॉस होगा, 846 का टारगेट होगा, 2 या 3 दिन का व्यू है। सेल में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में मुझे वीकनेस, OBC में वीकनेस दिखाई देता है, जो 118 के स्टॉप लॉस से मैं बेचने की सलाह दूंगा फॉर इंट्राडे और मे बी 1-2 डेज टारगेट ऑफ 108। चलिए, तो एक बाय एक सेल, ठीक बात है। आज IT जो है अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, डॉलर इंडेक्स मजबूत है, रुपया तो कमजोरी के साथ खुलेगा, तो पहले संकेत तो आपको रुपए से ही मिलने वाले हैं आज भारतीय बाजार खुलने के साथ साथ, उस पर रखिएगा नजर। और OBC बैंक्स अंडर परफॉर्म करने वाले हैं आज के दिन, अनिल भी कुछ देर पहले ये कह रहे थे, यहां पर रखिए नजर। लेकिन FNO से क्या संकेत मिल रहे हैं, ये डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, और खास तौर पर कल जब सेकंड हाफ में गिरावट देखने को मिली आखिरी 1 घंटे में, ये डेटा कितना कमजोर हुआ है? हेमंत, डेटा में बहुत बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन एक दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आज पहला सेंटेंस कहा कि 8,100 और 8,200 दो निर्णायक लेवल है। दो निर्णायक लेवल क्यों? कल अगर आपने देखा हो आखिरी आधा घंटा छोड़ दीजिए, बाकी पूरा दिन बाजार 8,200 के आसपास रहा, ठीक राइट। अब 8,200 की अहमियत क्या है? वैसे तो 8,300 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में 54 लाख शेयरों का, लेकिन 8,200 के कॉल्स पर भी ओपन इंटरेस्ट है 46 लाख शेयरों का। तो अगर आप आज 8,200 के नीचे बने रहते हैं, और अच्छे खासे नीचे बने रहते हैं, जो कि 8,150 के नीचे अगर आप ओपन होंगे और टिके रहेंगे, तो होगा क्या? जिन लोगों ने कॉल्स बेचे, यानी कि जिन्होंने पोजीशन बनाई है मंदी की, वो तो कहेंगे कि हम कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन जिन्होंने कॉल्स खरीदे हुए उनका कॉन्फिडेंस हिलेगा, वो अपनी तेजी की पोजीशन कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब उनके पास तेजी का कोई रीजन बचा नहीं, राइट। तो उनका जो दबाव बनेगा वो बाजार पर भारी पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, नीचे की तरफ 8,100 के लेवल की जो मैं इतनी अहमियत बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि पुट में वहां पर लगभग 44 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। तो 8,100 और 8,200 के रेंज में लेवल पे दोनों पे ओपन इंटरेस्ट पुट और कॉल में लगभग बराबर है। तो अगर आपने
खुदा न खास्ता 8,100 के नीचे आपने ट्रेड करना शुरू किया, टिक गए, और अगर आज आप 8,100 के नीचे क्लोज होते हुए दिखें तो रिस्क बहुत खुल जाएगी, रिस्क 100 पॉइंट की आसानी से खुलेगी। लेकिन क्यों मैं ये कह रहा हूं कि 8,000 तोड़ने की जल्दबाजी में नहीं, 80 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में है 8,000 के लेवल पर, और ये पिछली कई सीरीज का किसी एक स्ट्राइक प्राइस पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 80 लाख शेयरों का बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, और यही वजह कि मैं वागले साहब जो कर रहे हैं और जो हमने पिछले 3 बार देखा है 7,925, 8,000, ये बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। दिक्कत एक ही होती है, जब बाजार का मूड अच्छा या खराब होता है, जो बड़ा सपोर्ट जोन होता है या बड़ा रेजिस्टेंस जोन होता है, उसके पार निकलने पर बाजार फिर बड़ा रिएक्शन देते हैं। तो फिलहाल तो ये लग नहीं रहा कि आप 8,000 को तोड़ेंगे, लेकिन अगर होता है तो फिर आगे देखेंगे। वो होगा तो भी अगले हफ्ते होना है, इस हफ्ते नहीं होना है। आज के लिए आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि 8,100 के नीचे की क्लोजिंग ना मिले, वो ध्यान में रखें। 8,150 के नीचे खुले, अपनी तेजी की पोजीशन को हल्की कर लें। 8,200 के ऊपर अब टिके बंद होते हुए दिखें तो फिर नई तेजी में आ जाए। फिर 8,200 के ऊपर अगर आप फिर से बंद हो गए तो न सिर्फ आप 8,300 देखेंगे बल्कि 8,500 भी वापस देख सकते हैं। तो अब आपको 8,500 की तरफ जाने के लिए 8,300 तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं। 8,200, 8,225 के ऊपर भी टिक गए, बंद हो गए, तब भी आप फिर से तेज में आ जाएंगे। तो आज उस लिहाज से मेक और ब्रेक लेवल है 8,200 के ऊपर की क्लोजिंग या 8,100 के नीचे की क्लोजिंग आगे का ट्रेंड डिसाइड कर देगी। बिल्कुल, चलिए तो ये इंपॉर्टेंट होगा कि क्लोजिंग कहां पर होती है, सेकंड हाफ किस तरह से प्रदर्शन आज के दिन दिखाता है। लेंगे इस नोट पर ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे। देखिए हमारे एक्सपर्ट्स की राय काफी इंपॉर्टेंट होती है। कल अम्बरीश बलिगा कह रहे थे कि आपको कॉशियस रहना चाहिए, और आपने देखा कल भी सेकंड हाफ में बाजार गिरा, आज भी दिक्कत की बात है। और अनिल, कल वागले साहब ने, आपको याद होगा, आईटी कंपनियों पर कहा था खरीदारी करनी चाहिए, आज ये सेक्टर आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। और कल भी आईटी सेक्टर ने, आपको ध्यान हो तो, करीब 0.25% की तेजी दिखाई थी और आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी। आज एचसीएल टेक में खरीदारी की बात वागले साहब कर रहे हैं, और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आज ट्रेड के मौके हैं, ये सब बताएंगे ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद संदीप जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनकी राय भी महत्वपूर्ण है और वो कई दिनों से कॉशियस हैं। उनसे पूछेंगे आज के बाजार को वो किस तरह से देख रहे हैं, टॉप 5 स्टॉक्स भी और 5 निफ्टी पर कॉल्स भी, ये सब एक्शन रहने वाला है ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन, और वक्त हो गया अब ये जानने का कि निफ्टी पर हमारे 5 एक्सपर्ट्स की राय क्या निकल कर आ रही है आज के दिन। बिकवाली की राय जय ठक्कर की, और वो कह रहे हैं कि टारगेट है 8090 का, स्टॉप लॉस 8,230 का रखें, बेचें। कुणाल सरावगी भी बेचना चाहते हैं 8,100 के लक्ष्य के लिए, उनका स्टॉप लॉस है 8,250। तीसरे एक्सपर्ट की राय देखते हैं क्या निकल कर आई है, और ये हैं राकेश बंसल साहब आरके ग्लोबल के। ये भी कह रहे हैं बेचना चाहिए, 8123 तक जा सकता है, 8230 का स्टॉप लॉस रखिए। मोहम्मद आमीन भी बेचना चाहते हैं निफ्टी को 8,160 के नीचे, 8,060 का लक्ष्य और 8,220 का स्टॉप लॉस। ये तो एक एक्सपर्ट तो है, देखिए कम से कम जो भारतीय बाजारों पर आज बोले जाए, और वो है कुणाल दायमा, शुक्र है। कह रहे हैं कि तेजी करिए, गैप डाउन ओपनिंग होती है तो, और टारगेट है उनका 8,250 का, स्टॉप लॉस रखिए 8140 के। डर ये है कि उनके स्टॉप लॉस के नीचे ही खुलेगा तो खरीदने का मौका बनेगा नहीं। जो रेंज निकल कर आ रही है निफ्टी पर बेहद साफ है, ऊपर की तरफ 8,225, 8,250 के पार निकलेगा नहीं निफ्टी, ये एकदम साफ संकेत है। और निचले स्तरों पर सबसे अहमियत वाला लेवल है 8,100, उसके नीचे फिर से तो 8,050, 8,075 तक भी जा सकते हैं। तो बेसिकली ये कह सकते हैं 8,050, 8,100 ये है सपोर्ट जोन, और ऊपर की तरफ 8,225, 8,250। ऑलराइट, चलिए ये तो बात हुई निफ्टी की, लेकिन कौन से वो स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज एक्शन में रहने वाले हैं, आइए देख लेते हैं 5 का पंच। तमाम पोर्ट कंपनियों के लिए आज है एक बड़ी पॉजिटिव खबर। कल देर शाम कैबिनेट की बैठक में यहां पर पोर्ट अथॉरिटी बिल को मंजूरी दे दी, तो शिपिंग कॉर्पोरेशन, अदानी पोर्ट, गुजरात पिपावाव जैसी कंपनियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर होगी। और इस बिल को मंजूरी देने के बाद पीपीपी पोर्ट्स यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप वाले पोर्ट को किराया तय करने की आजादी मिलेगी, और पोर्ट की जमीन इन्हें अगले 40 सालों तक लीज पर देने की छूट मिलेगी, और कामकाज में सरकारी दखल कम होगा। तो घाटे में चल रहे पोर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए ये एक अच्छी बात है कि उनके लिए एक इंडिपेंडेंट बोर्ड भी बनाया जाएगा, तो बेहद पॉजिटिव खबर इस सेक्टर के लिए। बिल्कुल, चलिए तो तेजी देखने को मिलेगी इस सेक्टर में, लेकिन एसएच केलकर एक और ऐसा स्टॉक है जहां पर अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। ब्लैकस्टोन प्रमोटेड, ये फंडेड ये ग्रुप है आप कह सकते हैं, और ब्लैकस्टोन ने कुछ हिस्सेदारी बेची और वो प्रोमोटर्स ने खरीदी है, करीब 1% हिस्सेदारी बिकी है 300 रुपए प्रति शेयर पर, और कह सकते हैं आप 40.5 करोड़ रुपए
300 रुपए प्रति शेयर पर प्रमोटर्स ने इस कंपनी में और निवेश किए। हाल ही की लिस्टिंग है, अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। ये कंपनी फ्रेग्रेंस और फ्लेवर्स के कारोबार में है, तो एक बहुत ही अलग से कंसेप्ट स्टॉक है और अच्छी तेजी आज यहां बन सकती है। सिप्ला, इस कंपनी के लिए खबर है कि बोर्ड इक्विटी इशू या फिर एडीआर और जीडीआर इशू लाने पर विचार करेगा, उससे पूंजी जुटाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखना होगा स्टॉक पॉजिटिव रिएक्शन देता है नेगेटिव, क्योंकि इक्विटी डायलेशन होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सिप्ला को इक्विटी के जरिए पैसे की जरूरत क्यों है, क्योंकि बड़ी कैश रिच कंपनी है और अच्छा खासा कैश इनकी बैलेंस शीट में है। उसके बावजूद ये इशू लाना चाहते हैं इक्विटी का या फिर एडीआर जीडीआर का, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि स्टॉक ऊपर जाता है या नीचे आज। चलिए विस्तार से बात करेंगे इस शेयर पर आगे, लेकिन ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स इस पर भी रखिए नजर। 195 रुपए प्रति शेयर पर बायबैक कर रहे हैं। 128 करोड़ रुपए तक बायबैक पर खर्च करने वाली ये कंपनी। गीतांजलि जेम्स, नतीजे मिले जुले कहे जाएंगे क्योंकि मुनाफा तो अच्छा बढ़कर आया 50% आय में, लेकिन बढ़त हुई है 15% के आसपास की। मार्जिन थोड़े से कम हुए हैं, 6.25% से घटकर 5% के आसपास, और इबिडा लेवल पर 5-5.5% की ग्रोथ है। तो मुनाफा ज्यादा तेजी से बढ़ा है बजाय दूसरा आंकड़ों के। तो देखना होगा स्टॉक आज ये किस तरह का रिएक्शन देता है और उसके अलावा दूसरे जेम्स ज्वेलरी सेक्टर के स्टॉक्स पर क्या असर पड़ता है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है संदीप वागले साहब, और अब संदीप जैन साहब भी जुड़ चुके हैं। 2 पिक्स तो संदीप वागले साहब दे चुके हैं, कह रहे हैं कि एसएल टेक खरीदिए और ओबीसी बेचिए, और 2 पिक्स ली जाए संदीप जैन साहब से भी। सर पहले बताएं कोई 2 शेयर जो आप निवेश के लायक समझते हैं इस बाजार में। देखिए, शिपिंग और पोर्ट से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज थी, तो मुझे ऐसा लगता है जी शिपिंग पे ध्यान देना चाहिए। बेहतरीन फंडामेंटल्स वाली कंपनी है वैसे, और टेक्निकल स्ट्रक्चर्स भी सही है और न्यूज भी पॉजिटिव है, तो मेरे हिसाब से जी शिपिंग पे ध्यान दें। दूसरा जीएसएफसी, वैसे भी फर्टिलाइजर स्टॉक्स काफी सुर्खियों में है और सरकार भी काफी ध्यान दे रही है फर्टिलाइजर सेक्टर को लेकर, और मुझे ऐसा लगता है कि जीएसएफसी में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा है। और जब मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल हो और एक रेंज बाउंड वॉलेटिलिटी है मार्केट में, क्योंकि जो भी अब जितने भी झमेले हैं सारे एक तरीके से सलटते हुए दिख रहे हैं, ग्लोबल क्यूज, डोमेस्टिक क्यूज, विमुद्रीकरण, ये सारी चीजों का एक नेगेटिव इंपैक्ट अब मार्केट पर आ चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, और जीएसएफसी उनमें से एक अच्छा बेट लगता है। ऑलराइट, तो ये 2 स्टॉक्स तेजी की तरफ बिल्कुल, तो शिपिंग पोर्ट वाली कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी और जीएसएफसी में भी तेजी देखने को मिलेगी। वागले साहब के अभी 2 पिक्स बाकी हैं, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और काफी सारी खबरें हैं जहां पर हमारे एक्सपर्ट्स देंगे आपको राय। संदीप वागले जी, संदीप जैन हमारे साथ बने हुए हैं। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। संदीप वागले, संदीप जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं खबरों वाले शेयरों पर, जहां आज असर देखने को मिलेगा। बजाज ऑटो से शुरुआत करते हैं। डोमिनर 400 सीसी, ये एक नई बाइक लॉन्च करने वाले हैं और इस बाइक का काफी समय से बाजार को इंतजार भी था। रॉयल एनफील्ड को सीधे सीधे टक्कर देगी। 1.6 से 1.8 लाख रुपए इसकी कीमत है। अब तक देखा जाए तो 75% जैन साहब जो मार्केट शेयर है वो रॉयल एनफील्ड इस कैटेगरी में ओन करती थी, और अब एक कॉम्पिटिटर सामने आ रहा है। आयशर के लिए बताइए कैसी है खबर ये, और क्या आपको लगता है बजाज ऑटो में तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि आज लॉन्च होने वाला है? कैसे देखते हैं आप इन दोनों कंपनियों को? देखिए, सर्टेनली कंपटीशन में उतारा तो है, बट कंपटीशन बहुत टफ है, और जिस तरीके से आयशर ने मार्केट ग्रिप बनाया है, और ओवरऑल नहीं डोमेस्टिक नहीं इंटरनेशनली भी इनफैक्ट इनकी बाइक्स काफी एक्सेप्टेड है, और मुझे इतना इजीली लगता नहीं है कि डोमिनर इतना बड़ा चैलेंज दे पाएगा। अब देखना है कि किस तरीके से बुकिंग्स होती है, किस तरीके से माल उठता है, बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि राइट टाइम नहीं है ये लॉन्च करने का, और आता भी है तो बहुत बड़ा इंपैक्ट आयशर मोटर्स पे नहीं पड़ेगा। एंड ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि सेगमेंट में जाऊंगा तो मैं कहीं ना कहीं हीरो होंडा के साथ ही जाना चाहूंगा। ये 2.25 लाख रुपए की बाइक है, राइट, लगभग जी। और ये बुलेट कितने की है हेमंत? बुलेट हायर एंड पे 2.25 लाख रुपए तक की अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, अगर ये डोमिनो पहले लॉन्च हो गई होती तो जो आपने बुलेट खरीदी तो 2.25 लाख की आप बुलेट खरीदते हैं या 2.25 लाख की? जो ब्रांड लॉयल्टी है वो बुलेट वाली बुलेट वालों के साथ ही रहने वाली है। जो नई जनरेशन है वो शायद इसको खरीद सकती है, जो पल्सर से आगे ऊपर बढ़ना चाहती है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल, मैं तो अपनी लॉयल्टी बिल्कुल चेंज नहीं करती। ये जवाब है। मैं क्यों पूछ रहा हूँ बता दूं, ये बजाज ऑटो के लिए संकेत आ गया कि देखिए
किसी स्ट्रॉन्ग ब्रांड आयशर जैसी ब्रांड को तोड़ना इतना आसान नहीं है, बिल्कुल बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अल्टीमेटली ना वो पेन तो पेन ही होता है। आप मोमला का खरीदो और पार्कर का खरीदो, फर्क क्या है? लिखना है, साइन करने, चेक वही वैलिड होता है, आप किसी भी पेन से साइन करें, लेकिन अल्टीमेटली जो ब्रांड है वो इजीली मतलब हो जाए और वो ब्रांड की प्रीमियम रहेगी। तो बड़ा चैलेंज है ना आयशर के लिए नहीं है, बड़ा चैलेंज बजाज ऑटो के लिए ही है कि उन्हें प्रूव करना है कि वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये इंटरेस्टिंग है। बताइए सर कितना गिरेगा? एक्चुअली मैं तीनों पैटर्न देख रहा था, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज और आयशर। उसमें तीनों सिमिलर है, उसमें आयशर स्ट्रॉन्गेस्ट है, फॉलोड बाय हीरो एंड देन बजाज। तो कितना गिरेगा ये सवाल, मतलब मैं इतना बेरिश नहीं हूँ। बेसिकली ऊपर जाए तो मेरा सवाल भी ठीक नहीं था। मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक्चुअली कि इस खबर के दम पर ऊपर जाए तो कहाँ बेचना चाहिए? ये मेरा सही सवाल है। 2700 क्रॉस नहीं करते हुए मुझे लगता है, और ऑन द डाउन साइड 2525 दैट रेंज सपोर्ट है। ऑलराइट, चलिए तो नजर रखिएगा आप, और लॉन्च भी हम आपको दिखाएंगे, बाइक के बारे में भी बताएंगे। आज दिन में ये लॉन्च होने वाला है, और भी काफी सारी खबरें हैं जो आज होने वाली हैं, उस सब पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ब्रोकरेज हाउसेस की, उनकी नजर कहां पर है। और रोज की तरह आशीष वर्मा हमारे रिसर्च हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, बताइए कौन सी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आपने पढ़ी है जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं आज? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट तो आज का जो फेड हाइक हुई है कल, और उस पर तमाम ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स आती हुई, और सबका मानना है कि फेड उम्मीद से, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हॉकिश साउंड कर रहा है। हॉकिश मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड आमतौर पर लोग मान के चल रहे थे, उससे ज्यादा वो इंडिकेट कर रहे हैं कि यहां पे बढ़त देखने को मिलेगी। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि हॉकिश है कल का फेड स्टैंड। HSBC का भी मानना है हॉकिश, और वो तो कह रहे हैं कि डॉलर में यहां से भी और स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। डॉलर इंडेक्स वैसे भी ध्यान रखें 2003 के बाद के सबसे उच्चतम स्तरों पे ऑलरेडी खड़ा हुआ है, तो यहां से और उठना दिक्कत की बात होगी। क्रेडिट स्विस का भी मानना है हॉकिश है, और नियर टर्म जो जीडीपी प्रोजेक्शंस हैं यूएस इकोनॉमी के लिए, वो अब इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स कहता है कि जो रेट हाइक की पॉसिबिलिटी है 2017 में वो बढ़ती हुई, लेकिन ये एक बात हाईलाइट कर रहे हैं जो फेड भी कह रहा था कि अभी भी उनको लगता है डेटा डिपेंडेंट ही रहने वाले, तो इतनी जल्दी कॉल लेना शायद गलत होगा। और यूबीएस का फाइनली मानना है रेट हाइक जो हुई है वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, पर वो जो डॉट प्लॉट इंडिकेट कर रहा है, आपको याद होगा 3 रेट हाइक्स 2017 में शायद आएंगी, पर ये मान के चल रहे हैं 2017 में, यानी कि अगले कैलेंडर ईयर में सिर्फ 2 हाइक शायद आपको देखने को मिले। तो ये है तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स अमेरिकी फेड के फैसले पर। तो थोड़ी सावधानी का माहौल ये साफ नजर आ रहा है एफआईज की ब्रोकरेजेस में। लेकिन स्टॉक्स पर आते हैं हम। आशीष बताइए कौन सी शेयरों पर रिपोर्ट है? यहाँ 2 स्टॉक्स हैं, एक तो पीएनबी, मेरे ख्याल से ज्यादातर ब्रोकरेजेस बिजी थी फेड मीट के आउटकम पर, 2 ही स्टॉक्स पर रिपोर्ट है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पर बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की रिपोर्ट है, जहां पे इनिशिएट कर रहे हैं कवरेज, और कवरेज शुरू करा है बाय कॉल के साथ। 1040 के टारगेट्स हैं, यानी कि कल की क्लोजिंग से 22% का अपसाइड उन्हें नजर आता है। ये दरअसल मॉर्गेज फाइनेंस सेक्टर जो है पूरा उस पर बुलिश है। उनका मानना है वहां के डायनेमिक्स इंप्रूव हो रहे हैं और एसेट क्वालिटी को लेकर कंफर्ट नजर आता है। फिर भी इनका मानना है मौजूदा जो एनपीएल्स हैं इस कंपनी के 0.3% पर है, अगले 2-3 साल में FY19 तक बढ़कर 0.8% हो जाएंगे। पर लोन ग्रोथ यहां से अगले 3 सालों में 41% का CAGR दिखाएगी, यानी कि साल दर साल बढ़त, और ईपीएस एस्टिमेट जो है इनके 32% CAGR के हैं इस दौरान, जबकि इंडस्ट्री का औसत होगा 22% का। तो ये कंपनी आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी, इसीलिए खरीदारी। इमामी पर CLSA की रिपोर्ट आई है, इन्होंने भी शुरुआत करी है कवरेज की और आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 1115 के टारगेट्स, यानी कि कल की क्लोजिंग से 10% के आसपास का अपसाइड। उनका मानना है बेहद स्ट्रांग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इस कंपनी का, और तमाम नीश कैटेगरीज, यानी कि आसान शब्दों में जिन कैटेगरीज में बहुत ज्यादा प्लेयर्स नहीं होते, उन कैटेगरीज में कंपनी कामकाज करती है। तो उनका मानना है कि अर्निंग्स का जो CAGR है वो फोरकास्टेड है कि 13% के आसपास अर्निंग्स साल दर साल बढ़ेंगी, और इबिटा मार्जिन इंटरेस्टिंगली कंपनी मौजूदा स्तरों पर मेंटेन कर पाएगी, इसीलिए यहां पे आउट परफॉर्म की रेटिंग। ऑलराइट, चलिए तो इन स्टॉक्स पर विस्तार से एक्सपर्ट्स की राय भी आपके सामने पेश करेंगे। शुक्रिया आशीष आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन बात करते हैं आज के इवेंट्स की। एक इवेंट तो हमने आपको बताया, बाइक का लॉन्च होने वाला है बजाज का, और दूसरा इवेंट है कि TCI एक्सप्रेस की आज लिस्टिंग भी होने वाली है। ध्यान रखिए ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से ये कारोबार को अलग किया गया था और उसके बाद इसकी लिस्टिंग होगी। जैन साहब, देखा है आपने इसे क्या, और क्या अनुमान है कहां पर लिस्ट हो सकती है ये कंपनी? चर्चा चल रही है 240-260 के आसपास लिस्ट हो सकता है, आपकी नजर कहां पर है? और जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस पर भी अपनी राय दें। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि
बहुत एग्रेसिव लिस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि आज जिस तरीके का दिन है और सर्टेनली जीएसटी में जिस तरीके से एक डिले देखा गया है, तो मुझे ऐसा लगता कि इस सेक्टर पे जो ओवरऑल बहुत बड़ा पॉजिटिव आउटलुक बना हुआ था, अब वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पिटता हुआ लग रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अननेसेसरली बाइंग नहीं करें और थोड़ा कॉशियस रहने में ही फायदा रहेगा। अच्छा, ये लिस्टिंग की बात निकली तो जैन साहब, ये मंदाना रिटेल कल जो 5% के ऊपरी सर्किट पर था, मंदाना इंडस्ट्री से डीलिस्ट होकर डीमर्ज होकर ये कंपनी कल लिस्ट हुई है। राकेश जी ने खरीदे हैं, राकेश झुंझुनवाला ने लगभग 13.5% स्टेक खरीदी है। ये वही कंपनी जो बीइंग ह्यूमन, जो सलमान खान की ब्रांड है, उसके कपड़े बनाती बेचती है। और बिग बुल इसमें एंटर होते हुए दिखे। ट्रेड टू ट्रेड में स्टॉक चूंकि लिस्ट हुआ 5% का ऊपरी सर्किट था पूरे दिन भर कल। बाद में ये खबर आई कि राकेश जी ने खरीदारी की है। कोई राय रखते हैं आप इस पर, क्या करना चाहिए? सारे बुल्स एक साथ लग गए इसमें, सलमान खान राकेश झुंझुनवाला जी। तो अब देखिए क्या होता है, बट बाकी मैं ये कहूंगा कि T2T में है तो इतना इजीली बढ़ना मुश्किल होगा। बाकी अब सर्किट कल लगा है, हो सकता है। अब ये बताइए कितने सर्किट ले गए ये ऊपर? देखिए, मैं तो थोड़ा सा वैसे भी कॉशियस ही रहता हूं मार्केट्स में, और जब इस टाइप की न्यूज आती है तो ऑलरेडी क्या होता है, कहीं ना कहीं एक बार थोड़ा हाइप होने के बाद थोड़ी ठंडक आती है, तब दिमाग लगाना चाहिए। सर्टेनली ब्रांड अच्छा है, दोनों ही ब्रांड अच्छे हैं इनफैक्ट, और मंडाना से ज्यादा ये दोनों ब्रांड ओवर पावर कर रहे हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए, ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। तो ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन उन्होंने किया था, यानी स्क्रीन पर ये सौदे नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने शेयर खरीदे हैं राकेश झुंझुनवाला ने। अच्छा, कल मंदाना रिटेल में तो 5% का अपर सर्किट है, अनिल भी बता रहे हैं ट्रेड टू ट्रेड में 10 दिन तक ये ऐसे ही रह सकता है। लेकिन मंदाना इंडस्ट्रीज, इसमें भी एक अच्छी रैली देखने को मिली थी कल 18% की, उससे पहले 20% का अपर सर्किट वहां पर लगा था। मंदाना इंडस्ट्रीज, इसके चार्ट कैसे लगते हैं आपको? थोड़ा मुश्किल है हेमंत व्यू देना, लेकिन मुझे लगता है 42-44 वो एक लेवल तक जा सकता है। आई थिंक 34 का बंद है, 34.50 का। तो अनदर, अच्छा, मुझे नहीं लगता कि मंदाना इंडस्ट्रीज के पास कोई स्टेक है मंदाना रिटेल की, और अगर वैसा नहीं तो फिर मंदाना इंडस्ट्री के बढ़ने का कोई एक सरनेम के अलावा या नाम के अलावा कोई रीजन बनता नहीं। कोई अगर ऐसी स्टेक है क्या? मेरे ख्याल से क्योंकि दोनों बिजनेस डीमर्ज हुए हैं, अलग अलग हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी वाला मामला नहीं है। तो स्टेक तो हो नहीं सकता, क्योंकि वहीं से वो अलग हटाया तो स्टेक होने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, वो आप देखिए कल भी 18% बढ़ा था इंट्राडे में, वो इसी खबर की। तो भाई मैं पूछ रहा हूँ कि अब क्या करना चाहिए? अब निकल जाना चाहिए? 20% की तेजी, 18% की कल, 2 दिनों की इतनी रैली के बाद। अच्छा, कंट्रोवर्सी वाला शेयर है, लोअर सर्किट लग के तो ये 34-35 रुपए पहुंचा है, तो करना क्या चाहिए? इसलिए कि खाली आप एक शेयर नहीं ले पाए तो दूसरा ले लें, वो चीज ठीक नहीं है। पैटर्न में स्ट्रेंथ दिखता है। अच्छा, वो तो दिखेगा, भाव और प्राइस और वॉल्यूम के साथ बढ़ा है। जिस तरह से वॉल्यूम 50 लाख की कल बाइंग हुई है, तो थोड़े ऊपर के लिए वेट करेंगे तो। लेकिन इसमें एक रिस्क है, सर्किट टू सर्किट जाता है तो आप ट्रैप हो सकते हैं। ये एक मैं वार्निंग दे दूं, लेकिन मुझे लगता है 42 तक तो मुझे। लेकिन अब इसमें एक चीज और है, ये बात सही है कि बहुत मुश्किलों में रहा है, बहुत लोगों के पैसे भी काफी लगे हैं, बड़े बड़े लंबे सर्किट लेकिन अब शायद ग्रुप को लेकर थोड़ा लोगों का व्यू बदलेगा। अगर राकेश जी 13%, 13% स्टेक खरीदते हैं, भले ग्रुप कंपनी में खरीदिए, तो थोड़ा शायद अब लोगों की नेगेटिव थिंकिंग कम हो जाए इस स्टॉक के लिए। लेकिन सावधान रहे, स्टॉक बहुत भाग चुका है। अच्छा, 1-1.5 साल का चार्ट देखिए तो आपको समझ में आएगा ये क्या हुआ था। वो तो मुझे पता है, मैं वही बता रहा हूँ, वो तो मैं भी कह रहा हूँ, ये हुआ है। खराब थी ग्रुप की। अब मुझे लगता है बड़ी बेल आउट वाली स्थिति आई है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब वो पहले वाली सिचुएशन नहीं है। अब जब बड़े इन्वेस्टर इस तरह के आ रहे हैं, वो ले रहे हैं, तो चीजें पहले से चेंज होती हुई दिख रही है ग्रुप के लिए, ये साफ दिख रहा है। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद लौटेंगे, कुछ और स्टॉक्स पर लेंगे राय हमारे एक्सपर्ट से। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। अब वक्त हो गया है ये बताने का कि नतीजे कौन कौन सी कंपनियों के अच्छे या कमजोर आए हैं। तो कमजोर नतीजों में MBL इंफ्रा मुनाफे से घाटे में आई है। नालको, एक्सपेक्टेशन तो काफी सारी थी, लेकिन आप देखिए 52% जो है इनका मुनाफा घट गया है। मार्जिन में भी जबरदस्त क्रैक आया, 18% से घटकर 9.5% रह गए हैं। एक इतने ड्रीम रन के बाद वागले साहब, हर पिछले हफ्ते ही इसने 52 वीक हाई बनाया था। क्या अब मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए जिनके पास शेयर हैं? ये बताइए, आज इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स कौन से नजर आते हैं इस शेयर के लिए आपको? हेमंत, मेरे लिए पैटर्न अभी भी पॉजिटिव है। मैंने 54 का स्टॉप लॉस दिया है, और मेरे लिए बाइंग लेवल अभी अट्रैक्टिव बन सकता है। 60 to 57 ये एक लेवल है जहां पर मैं बाइंग करने की सलाह दूंगा।
हाँ, अगर 54 के नीचे जाता है तो कुछ टेंशन वाली बात होगी, स्टॉप लॉस आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। बट मेरा अभी भी चार्ट में कोई ऐसा आया नहीं, आज के ये वीक के बाद मैं कंफर्म करूंगा कि इसमें और ऊपर जाएगा कि थोड़ा नीचे आ सकता है। ओके, एक और स्टॉक जैन साहब, ये एसएच केलकर, इस पर आपसे राय लेना चाहता हूं। कल मैं देख रहा था कि प्रमोटर्स ने यहाँ पर 300 रुपए में खरीदारी की है, लगभग 13.5 लाख शेयरों की, लगभग 1% से थोड़ा सा कम उन्होंने खरीदी है। आपके रडार पर हाल ही में लिस्टिंग हुई थी, बड़ी दमदार लिस्टिंग और शेयर ने अच्छी तेजी भी दिखाई थी, खरीदना चाहिए? देखिए, कंपनी तो अच्छी है और सर्टेनली रॉ मटेरियल्स बनाती है फ्रेग्रेंसेस कंपनीज के लिए और एफएमसीजी कंपनीज के लिए। इस न्यूज के दम पे हो सकता है, सर्टेनली देखिए ये एक चीज तो पॉजिटिव है कि प्रोमोटर्स कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं और बाईबैक कर रहे हैं, बट ओवरऑल मेरे हिसाब से वैल्यूएशंस के लिहाज से मुझे कोई बहुत सस्ता लगता नहीं है। आईपीओ आया था तभी भी मुझे कोई बहुत ज्यादा सस्ता लगा नहीं था ये स्टॉक, बट कंपनी इज गुड, थीम अच्छा है और एक तरीके से लीडर है अपने सेगमेंट में और बहुत पुरानी कंपनी है जो बॉम्बे में देखते हैं और सेंट्रल मुंबई में तो दिखती है इनकी मतलब फैक्ट्री। तो बट ओवरऑल आई फील कि मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि आज थोड़ा हाइप रह सकता है, न्यूज की वजह से थोड़ा ऊपर जा सकता है, बट एक बार नहीं ले तो ज्यादा बेहतर होगा और थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करें। और मार्केट में जिस तरीके से विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन के बाद थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि डिमांड पे इंपैक्ट पड़ेगा ओवरऑल, तो इसके जो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज है वहां के सेल्स में जब फर्क पड़ेगा तो सर्टेनली यहां पे भी थोड़ी सेल्स आगे कम आ सकती है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कॉशियस रहने का टाइम है एंड थोड़ा अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, तो अवॉइड करेंगे। हालांकि प्रमोटर्स ने करीब 40.5 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। हमारे साथ अल्टामाउंट कैपिटल के इक्विटी को हेड श्री सुब्रमण्यम साहब भी जुड़ चुके हैं। सुब्रमण्यम साहब, गुड मॉर्निंग। बताइए सबसे पहले बाजार पर क्या व्यू बन रहा है आपका? गुड मॉर्निंग। आई थिंक सुबह जो हमने देखा था उस टाइम पे शायद इतने नेगेटिव संकेत नहीं थी, लेकिन अभी जो दिख रहा है शायद ज्यादा यहाँ पर नेगेटिविटी दिख रही है। लेकिन हमारा मानना कि शायद यहाँ पर 8,075 8,100 के आसपास एक अच्छी खासी नियर टर्म सपोर्ट है, तो शायद इस लेवल पे शॉर्ट करना शायद इतना फेवरेबल नहीं रहेगा। तो उस लिहाज से हमारा मानना कि शायद एक बुल स्प्रेड का सहारा दे सकते हैं निफ्टी में, जहां पर 8,100 का एक कॉल लेके और 8,300 का एक कॉल बिकवाली करके चले। नेट कॉस्ट एक 110 के आसपास है, मेरा मानना कि शायद उससे भी सस्ता मिल सकता है मार्केट उसके बाद काफी दूर का है। तो एक टारगेट 150 170 का रख सकते हैं और एक स्टॉप लॉस 55। तो हमारा मानना कि शायद एक नियर टर्म कॉशियस व्यू है, लेकिन हमारा मानना शायद एक भारत के लिए एक बाउंस बैक के लिए डेफिनेटली खेल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर 8,100 का कॉल खरीदें 165 रुपए में, 8,300 का बेचें। एक बार फिर से आपके सामने ऑप्शन की रणनीति लेकर आएंगे जो सुब्रमण्यम साहब कह रहे हैं कि किस तरह से आपको निफ्टी को ट्रेड करना चाहिए। कॉस्ट कम करने के लिए 8,300 का बेच दें कॉल 55 रुपए, कुल कॉस्ट आएगी आपसे 110 रुपए की और स्टॉप लॉस 55 का लगाएं। तो लेकिन देख लें एक बार गैप से बहुत खुल जाए और 8,100 के आसपास ही खुले तो उस वक्त हम फिर सुब्रमण्यम साहब तो हमारे साथ हैं ही 9:15 पर, उनको पूछ लेंगे क्या करना चाहिए। और फिर सर बताइए फिर बैंक निफ्टी में क्या किया जाए? बैंक निफ्टी आई थिंक आज की दिन वापस 18,200 300 का जो एक क्रिटिकल सपोर्ट है वापस टेस्ट करने की संभावना है। आज वैसे एक्सपायरी भी, वीकली एक्सपायरी भी है, तो हमारा मानना है कि शायद एक वेट एंड वॉच करें। यहाँ पर कोई ऐसा कोई स्ट्रैटेजी लेना मुश्किल है, यहाँ पर इस लेवल पे सेल करना भी मुश्किल है। और लेकिन ओवरऑल आई थिंक बायस एक वीकिशनेस की तरफ है, तो अगर सस्टेन करते हैं 18,200 के नीचे तो शायद एक सेल को कॉल बन सकता है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आई थिंक कोई भी कॉल आई थिंक आई अवॉइड। राइट, तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। लेकिन अब वापस फोकस करते हैं नतीजों पर। कुछ देर पहले हमने आपको बताया था एमबीएल इंफ्रा और नाल्को के नतीजे कमजोर आए थे। जागरण प्रकाशन के लेकिन नंबर्स देखिए ये अच्छे आए हैं, 14.5% मुनाफा बढ़ा, रेवेन्यूज में 6.5% का इजाफा देखने को मिला, मार्जिन देखिए ऐसे बाजार में बढ़े हैं और ये अच्छी बात मानी जाएगी। और उत्तर प्रदेश के चुनाव भी देखिए अब सामने है और दैनिक जागरण नाम से बड़ा ब्रांड चलाता है ये कंपनी। ये बताइए चार्ट्स में कुछ दम लगता है आपको? हेमंत 164 162 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो पकड़ लीजिए 160, और ये अगर ब्रेक नहीं करता है तो ऊपर में 180 185 तक बाउंस बैक का व्यू होगा, बट उससे ऊपर शॉर्ट टर्म में व्यू नहीं है। जब तक ये स्टॉक 210 215 के ऊपर वीकली में क्लोज नहीं होता है, बड़ी मूव नहीं आने वाली, तो मैं समझता हूँ 160 180 185 यही रेंज होगा। ओके, ये रहा जागरण प्रकाशन पर नतीजों के बाद। वक्त है और एक ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद लौटेंगे हमें वागले साहब से भी कुछ और पिक्स लेनी है, सुब्रमण्यम साहब की भी है और संदीप जैन साहब की, तो इन सब की टॉप ट्रेडिंग पिक्स लेकर आएंगे आपके लिए इस ब्रेक के बाद।
ओके, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, संदीप वागले, संदीप जैन और क्रिस सुब्रमण्यम, और कोलकाता से जुड़ चुके हैं अब हमारे साथ रजत के बॉस.com के रजत बॉस। स्वागत है रजत आपका भी। तो पहले तो आप ही से शुरुआत की जाए, बताइए अपनी टॉप ट्रेडिंग पिक्स, कौन से स्टॉक्स चुने आज आपने सर? यूएस फेड का इंटरेस्ट रेट बढ़ोतरी को मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था। पहले ये स्टॉक जो चुना था वो टेक्निकल पे मुझको लग रहा है कि इन दोनों स्टॉक को चलना चाहिए, इसीलिए दिया है। जब तक हम जो स्टॉप बता रहे हैं वो स्टॉप नहीं वायलेट होता है तो उसके ऊपर में कोई भी प्राइस पे बाई कीजिए, लेकिन स्टॉप जो है उसी को मेंटेन करना है। माइंड ट्री 493 के नीचे स्टॉप लगाइए, नीचे खुलता है तो भी लीजिए। 509 और 519 का टारगेट है। टेक्निकल सेटअप काफी बढ़िया बना है। MM फॉर्जिंग्स 433 के नीचे स्टॉप लगाइए। 433 का स्टॉप नहीं टूटता है तो कोई भी भाव पे खरीद कर सकते हैं, और 457 से लेके 468 तक का रेंज बनता है इनको। इसको अगर फेवरेबल होता है तो आप कैरी भी कर सकते हैं। ये तो MM फॉर्जिंग पर रखिए नजर। माइंड ट्री ये परसों वागले साहब भी कह रहे थे बड़ा अच्छा लग रहा है, और आज भी वागले साहब कह रहे हैं HCL टेक पर वो बुलिश हैं। कल हेक्सावेयर कह रहे थे, तो IT सेक्टर तो देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखाई रहा है। रजत बोस जी की माइंड ट्री पर रखिए नजर और संदीप वागले साहब के HCL टेक पर रखिए नजर। लेकिन रजत जी आपसे देखिए लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। श्रीराम न्यूज प्रिंट आपने बताया पिछली बार जब आप CNBC आवाज पर आए तो 20% का सर्किट लगा। श्रीराम EPC में सर्किट टू सर्किट कारोबार हो रहा था। ये छोटे छोटे टिकट साइज वाले शेयर तो आपके बहुत दमदार प्रदर्शन दिखाते हैं। इस तरह का भी कोई आइडिया निकाला है आज आपने क्या? नहीं, आज के लिए ऐसा कुछ नहीं है जी। अभी आज के दिन ये छोड़ दीजिए, अच्छा, दोबारा देखेंगे। अच्छा चलिए, आप कहते हैं तो छोड़ देते हैं आज के दिन। वागले साहब से पूछते हैं उनके दो पिक्स कौन से बचे हैं जो आपको देना चाहेंगे। वागले साहब बताइए। रिलायंस में मुझे स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। हाँ, मैंने कल भी बाय दिया था और कल आई थिंक क्लोजिंग भी अच्छा था। तो 1047 के स्टॉप लॉस से 1092 के स्टॉप लॉस से 2 या 3 दिन का व्यू है। और RIL में मुझे एक शिफ्ट दिखाई देता है। 2014, 15 और 16 में हायर बॉटम्स बन रहा है। तो मुझे अगर आप 1 साल का व्यू लेते हैं तो ये 40-50% अपसाइड दे सकता है। 1400, 1450 का व्यू है, तो मुझे उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ है। कोई भी करेक्शन पे ये लिया जा सकता है। शॉर्ट टर्म तो पॉजिटिव है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म भी पॉजिटिव है। एक सेल आइडिया है जो कि अरविंद में मुझे वीकनेस दिखाई देता है, जो इंट्राडे डाउनसाइड होगा आज और कल तक में भी 339 के स्टॉप लॉस से बेचा जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 325। ओके, तो ये 2 स्टॉक्स हैं। रिलायंस लॉन्ग करें, अरविंद शॉर्ट करें। तो इंटरेस्टिंग है ये ऑयल एंड गैस स्पेस का स्टॉक। अगर आज चल गया तो मार्केट उतना नहीं गिरेगा जितना शायद डर लोगों को लग रहा है, राइट? तो ये इस वक्त का रुझान आपके लिए टॉप ट्रेडिंग पिक्स के तौर पर। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए बाजार का भरपूर एक्शन। SGX निफ्टी कह रहा है हम 60 अंक नीचे खुलेंगे, और प्रीमियम कितनी 10 एक पॉइंट की गिनने आप। वैसे तो कल थोड़ी सी बढ़कर आई थी प्रीमियम 15 पॉइंट के आसपास, लेकिन आज थोड़ी कम होगी प्रीमियम। 10 पॉइंट की प्रीमियम वही 8100, 8125 की जो रेंज है सपोर्ट की, पहली सपोर्ट रेंज, वहां पर SGX खुलने के संकेत दे रहा है। लेकिन बाकी एशिया का हाल बुरा है, खासतौर से हांगकांग देखिए तेजी से फिसल रहा है। रुपए की चाल पर नजर रखेंगे। कल 10 पैसा तो हम कमजोर हो गए रेट बढ़ने के डर से, लेकिन क्या आज और डॉलर इंडेक्स की वजह से कमजोरी होगी तो कितनी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। इन सब से हटकर ट्रेडिंग के मौके और खासतौर से कैश स्टॉक में जो बाजार की चाल के विपरीत दमखम दिखाते हैं, तेजी दिखाते हैं, आज देखेंगे स्टॉक 2020 में हमारे कैपिटल्स ने कौन से 20 टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आपको दिए। और फिर होगा 9:15 का एक्शन, जिसके लिए आप हमेशा जुड़ते हैं हमारे साथ सुबह 7 से 8 से 10 बजे तक के लिए। तो कहाँ है ओपनिंग ट्रेड्स में कमाई के मौके शुरुआती 20-25 मिनटों में। लेकिन आज बड़ा दिन है बाजार के लिए। फेड की इस बैठक के बाद आज की बात तो हो जाएगी, लेकिन बाजार का आगे का डायरेक्शन क्या रहेगा, इस पर हमारे साथ 2 बड़े दिग्गज जुड़ने वाले हैं। एक तो उदयन मुखर्जी साहब और दूसरे नीलेश शाह। उनसे भी पूछेंगे दुनिया भर के और भारतीय बाजारों का आगे का हाल। इस ब्रेक के बाद पहला सौदा में पूरा एक्शन, बने रहिए हमारे साथ।